हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण दीर्घ प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं, जो आपके आज की एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। अगर एक बार में नहीं तो 2 बार 3 बार करके आप ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि ये देखा हुआ ही अब आपका साथ देगा। क्योंकि आपको तो अब तो याद करने का तो समय है नहीं। अगर एक बार 2 बार तो अगर आप सुन लेते हैं तो समझिए आप वहाँ पे ज़रूर है कि इसके विषय में आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिख पाएंगे। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि भारत में कोयला के भंडार उत्पादन का उल्लेख करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखेंगे, भारत में कोयला शक्ति का प्रमुख साधन है। देश के कुल शक्ति संसाधनों का 74% कोयला से ही प्राप्त होता है। यह लौह इस्पात उद्योग तथा अन्य उद्योगों के लिए आधार स्तंभ है। रासायनिक उद्योग के लिए यह कच्चा माल के रूप में काम आता है। इससे गैस, अमोनिया, अलकतरा, रंग, नायलॉन इत्यादि बनते हैं। कोयला के बढ़ते हुए महत्व के कारण इसे काला सोना या काला हीरा कहा जाता है। फिर इसका आंसर लिखेंगे भंडार। फिर इसका भंडार देकर डैश देंगे। भारतीय भू सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 186 अरब टन कोयले का भंडार है। इनमें से 98% कोयला गोंडवाना तथा 2% कोयला टर्शियरी युग का है। गोंडवाना युग का कोयला मुख्यतः बिटुमिनस तथा टर्शियरी युग का कोयला लिग्नाइट प्रकार का है। गोंडवाना के कोयला भंडार झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में तथा टर्शियरी युगीन भंडार असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और जम्मू कश्मीर में है। तमिलनाडु में भी लिग्नाइट कोयला मिलता है। भारत के कुल कोयला का 2/3 भंडार केवल झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। इसका उत्पादन लिखेंगे। भारत में कोयला का उत्खनन 1774 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, किंतु व्यावसायिक स्तर पर 1839 ईस्वी में हो रहा। स्वतंत्रता के बाद कोयला के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। यहाँ तक आप लिख लेंगे, ये भी हो सकता है। फिर आप 1-2 पॉइंट यहाँ से भी लिख सकते हैं कि अभी भारत का स्थान विश्व के कोयला उत्पादक देशों में 8वां है। बस इसका मेन पॉइंट आपको इसमें लिखना है। भारत में कोयला उत्पादन राज्यों में झारखंड का स्थान प्रथम है, जहां देश के कुल कोयला का लगभग 30% उत्पादन होता है। फिर आप जो है ना 4-5 गो राज्य का अपने मन से नाम लिख देना है, जैसे क्या है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में कोयला के वितरण का उल्लेख करें। तो इसका आंसर लिखेंगे, वितरण देकर सबसे पहले डैश देंगे। लिखेंगे, भारत में कोयला का उत्पादन मुख्यतः 2 क्षेत्रों में है, गोंडवाना क्षेत्र और टर्शियरी क्षेत्र। अब गोंडवाना क्षेत्र कोयला क्षेत्र क्या है, तो इसका लिखेंगे गोंडवाना कोयला क्षेत्र देकर डैश देंगे। और फिर लिखेंगे, यह दक्षिणी पठार के पूर्वी भाग में स्थित है, जहां नदी घाटियों और गोंडवाना प्रणाली की चट्टाने में कोयला का निक्षेप केंद्रित है। इसके 4 क्षेत्र है। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दामोदर, इसका जो कहते हैं 4 क्षेत्र है। तो प्रथम क्या है, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, दूसरा है सोन महानदी कोयला क्षेत्र, तीसरा है सतपुरा कोयला क्षेत्र और चौथा है गोदावरी वर्धा कोयला क्षेत्र। और इतना आप 4 गो पॉइंट जो है मेन पॉइंट अगर आपको याद रहेगा ना, फिर आप इसके विषय में कुछ ना कुछ जरूर लिख लेंगे। फिर इसके लिख देंगे कि दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के विषय में, यह भारत का सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र है, जहां भारत के कुल कोयला भंडार का 60% सुरक्षित है। यह झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ तक भी लिख देंगे, बहुत है। उसके बाद फिर दूसरा लिखेंगे, सोन महानदी कोयला क्षेत्र, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के क्षेत्र सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ की कोयला खाने सिंगरौली, उमरिया, कोरबा, सुहागपुर में तथा उड़ीसा में तलचर क्षेत्र में है। नेक्स्ट है आपका सतपुरा कोयला क्षेत्र। लिखेंगे, यह क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ कोयला के अनेक क्षेत्र है, जिसमें मोहपानी और पेंच घाटी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर है गोदावरी वर्धा कोयला क्षेत्र, इसके विषय में भी 2-2 गो लाइन आप लिख देंगे। उसके बाद अब दूसरा पॉइंट जरूर लिखेंगे, उसका लिखेंगे टर्शियरी कोयला क्षेत्र। इस क्षेत्र में भारत का बहुत कम कोयला प्राप्त होता है। यहाँ निम्न कोटि का लिग्नाइट कोयला मिलता है, किंतु बिटुमिनस कोयला के अभावग्रस्त क्षेत्र में इसका महत्व अधिक है। यहाँ तक भी लिख देंगे, बहुत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे वितरण। यह देश का सबसे अधिक विकेंद्रीकृत उद्योग है। विशेष रूप से इसका जमाव गंगा के मैदान और प्रायद्वीपीय भूभाग में के शुष्क पश्चिमी भागों में अधिक मिलता है। सूती वस्त्र उद्योग हमारे देश में निम्न प्रकार से विकेंद्रित है। प्रथम महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात में, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा पश्चिम बंगाल और छठा तमिलनाडु। ये सब जो है ना राज्यों का नाम आप लिख करके उसके विषय में 5-6 पॉइंट ऐसे करके लिखेंगे। देखिए है ना यहाँ पे, देखिए श्रीनगर इसका अगर चित्र बनाने के लिए देगा ज्योग्राफी में, तो आप अगर चाहे तो चित्र बना करके अगर उसका नामांकन चित्र अगर उसका नाम भी दर्शा देंगे फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा। एक तो रहेगा चित्र बनाने वाला। सातवां आपका राज्य है कर्नाटक। अब है कि निर्यात व्यापार क्या है, निर्यात व्यापार से क्या समझते हैं आप, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लिखेंगे भारत से दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका को सिले कपड़े का निर्यात होता है। चीन और जापान के साथ प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। सूती वस्त्र निर्यात परिषद भारतीय वस्त्र के विदेशों में निर्यात बढ़ाने की दिशा में कार्य करती है। 1998 से 99 ईस्वी में भारत में 52,720 से 78 करोड़ रुपए का कपड़ा निर्यात हुआ। देश के कुल निर्यात व्यापार में कपड़ा का हिस्सा 33%। इससे स्पष्ट है कि भारत की अर्थव्यवस्था में इस उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लौह अयस्क के वितरण का विवरण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखेंगे लौह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है। इसके विभिन्न कल कारखानों के लिए मशीन तथा संयंत्र, कृषि के उपकरण तथा परिवहन के साधन बनाए जाते हैं। वास्तव में यह उद्योग आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात उद्योग का विकास तेजी से हुआ। भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला जो उड़ीसा में है, दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त, बोकारो जो झारखंड में है, सलेम जो तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है तथा विजयनगर कर्नाटक में कारखाने खोले गए। ये सभी कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम सेल कहते हैं, का नियंत्रण में है, जिसे 1974 ईस्वी में कायम किया गया। अब इसका लोहा का वितरण कहाँ कहाँ है, तो भारत में लोहा इस्पात उद्योग का वितरण इस प्रकार है। पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यह मुंबई कलकत्ता रेल मार्ग पर स्थित है। यहाँ के इस्पात के निर्यात के लिए सबसे नज़दीक पत्तन कोलकाता है। षड्यंत्र को पानी, स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों से लोहा नवामुंडी और बादाम पहाड़ से कोयला झड़िया और रानीगंज से तथा जल विद्युत दामोदर घाटी से मिलता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। तीसरा लिखेंगे विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। अब है कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी क्या है, इनकी 3 इकाइयाँ कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर में स्थित है। ये तीनों षड्यंत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्रों के निकट कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित है। इसे लौह अयस्क सिंह भूम से, जल बराकर नदी से, चूना पत्थर पलामू से तथा मैग्नीज मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। यह संयंत्र सरकार द्वारा अधिगृहित कर लिया गया। अब है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड VISL। यह कारखाना 1923 ईस्वी में कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित किया गया। पहल इसे मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी कहा जाता है। इसे बाबा बुदन की पहाड़ियों से लौह अयस्क, निकटवर्ती क्षेत्रों से चूना पत्थर और मैग्नीज, जंगलों से कास्ट कोयला तथा रोग और शिव समुद्रम प्रताप से जल विद्युत मिलती है। यहाँ स्टेनलेस स्टील तथा दैनिक समाज सामान के लिए विशेष प्रकार का इस्पात तैयार किया जाता है। अब इसका हो गया अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र भी हो गया, भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और बोकारो इस्पात संयंत्र, सलेम स्टील प्लांट। इसमें से आपको जितना पॉइंट आपको याद है ना वही पॉइंट को उठाना है और इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व
को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। तो थोड़ा सा पहले हेडलाइन लिख देंगे कि विश्व की जनसंख्या के वितरण और घनत्व में काफ़ी असमानता पाई जाती है। हाँ, सन 2007 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या लगभग 67 अरब थी। उसके बाद फिर लिख देंगे, यहाँ से फिर पॉइंट लिखेंगे, जनसंख्या के वितरण और घनत्व को निम्नलिखित कारक प्रभावित कर रहे हैं। प्रथम कारक कौन है? भौतिक कारक। भौतिक कारक में क्या आ गया? जल की उपलब्धता, भू आकृति और जलवायु या मिट्टी मन। दूसरा लिखेंगे आर्थिक कारक, जो खनिज हो गया, औद्योगिकरण हो गया, निजीकरण हो गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्र लोगों को अधिक आकर्षित करते हैं। धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अशांत क्षेत्रों को छोड़कर लोग अन्यत्र बस जाते हैं, वहाँ की जनसंख्या विरल हो जाती है। तो आपको जो है ना मेन पॉइंट दे करके फिर उसका क्या करेंगे, एक पैराग्राफ थोड़ा सा, जैसे कि अगर यहाँ से लिखे ना हमने, फिर डैश दे करके लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, एक निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र विशेष में निवासियों की संख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। संसार की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या का लिखित प्रमाण मिलता है, अतः इसे विश्व जनसंख्या वृद्धि का विभाजन माना जाता है। अगर यहाँ तक लिख लेते हैं ना, उसके बाद आप जनसंख्या के विषय में जो कुछ पढ़े हैं सब भर दीजिएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विवेचना करें। इसका आंसर लिखेंगे, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन जनांकीकी के विद्वान F.W. नोएस्टिन ने किया था। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जन्म दर और मृत्यु दर पर निर्भर करती है। अविकसित देशों में जन्म दर और मृत्यु दर ऊंची रहती है। जैसे जैसे देश विकास करता है उनकी जन्म और मृत्यु दर में परिवर्तन होने लगता है। इस परिवर्तन को जनांकीय संक्रमण या चक्र कहते हैं। प्रत्येक देश अविकसित अवस्था से विकसित अवस्था में पहुँचे हर जनांकीय संक्रमण की मुख्य 3 अवस्थाओं से गुजरता है। ये 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था, उसके बाद क्या है द्वितीय अवस्था में क्या कहते हैं, प्रथम अवस्था में क्या है, थोड़ा सा इसका एक पॉइंट लिख देंगे, 1 2 3 पॉइंट, कि इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। अज्ञानता और निरक्षर के कारण उच्च जन्म दर और महामारियों के कारण उच्च मृत्यु दर रहती है। अब नेक्स्ट इसका लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिख करके डैश देंगे, द्वितीयक अवस्था। तो इस अवस्था के आरंभ में जन्म दर ऊंची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ शिक्षा के स्तर में सुधार के साथ घटते जाती है। देखिए ये सब जितने क्वेश्चन है ये आपके 5 मार्क का पूछा जाएगा, तो 5 मार्क के लिए कम से कम 1.5 से 2 पन्ना आप जरूर भर दीजिएगा, जितना भी होगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों बहुत कम होती है। अब नेक्स्ट है कि मानव भूगोल को परिभाषित करें और इनके अध्ययन क्षेत्रों का सविस्तार वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे, मानव भूगोल भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं का अध्ययन करता है। इसमें मानव और प्रकृति के बीच सतत परिवर्तनशील पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों की स्थिति एवं वितरण का अध्ययन किया जाता है। अब है कि अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं फिंच और ट्रीवार्ट ने मानव भूगोल के विषय वस्तु को 2 मुख्य भागों में बांटा है। प्रथम भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक लक्षण जैसे जलवायु हो गया, धरातलीय उच्चावच एवं अफवाह प्रणाली तथा प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा, खनिज, जल और वन आते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत पृथ्वी पर मानव निर्मित लक्षण जैसे जनसंख्या और मानव बस्तियां एवं कृषि, विनिर्माण, उद्योग, परिवहन इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का वर्णन कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, कार्यशीलता के आधार पर किसी भी जनसंख्या को 2 भागों में बांटा जाता है, कार्यशील और गैर कार्यशील। कार्यशील जनसंख्या किसी भी प्रकार के आर्थिक उपार्जन या व्यवसाय में लगी रहती है। इन व्यवसायों में कृषि, वानिकी, मत्स्य, विनिर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार तथा अन्य सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। इन व्यवसायों को मुख्य रूप से 3 और कुल मिलाकर के 5 खंडों में विभक्त किया जाता है।
ये है प्राथमिक व्यवसाय। इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है। देखिए इसमें से अगर आपको ध्यान से देखते हैं ना, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन बन रहा है। आपसे पूछ लेगा द्वितीयक व्यवसाय से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, इसका आंसर लिखेंगे। इसका दूसरा पॉइंट है द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक गतिविधियों प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना देती है। कपास से वस्त्र, गन्ना से चीनी बनाना, लौह अयस्क से इस्पात बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना आदि द्वितीयक व्यवसाय है। इस प्रकार द्वितीयक क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से संबंधित हैं। नेक्स्ट लिखेंगे तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक कार्यकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। इसके अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाएं सम्मिलित होती है। नल, साज, बिजली मिस्त्री, तकनीशियन, धोबी, नई दुकानदार, चालक, कोषपाल, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, प्रकाशक इत्यादि द्वारा किए गए कार्य तृतीयक व्यवसाय कहलाते हैं। हाल में ही विद्वानों ने सेवा सेक्टर को चतुर्थ एवं पंचम क्रियाओं में विभक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ व्यवसाय क्या है, इसका आंसर लिखेंगे। चतुर्थ व्यवसाय सेवा सेक्टर के उस प्रभाव को कहा जाता है जो ज्ञानोन्मुखी है। कार्यालय, भवनों, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल एवं डॉक्टर के कार्यालयों, रंगमंचों, लेखा कार्य और दलाली को फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी इस वर्ग की सेवाओं से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे पांचवा पॉइंट पंचम व्यवसाय। उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले व्यवसाय को पंचम व्यवसाय कहते हैं। इन्हें स्वर्ण कॉलर व्यवसाय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। तो इसका मेन पॉइंट लिखेंगे कि भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। इसका कारण देश के प्राकृतिक स्वरूप में भिन्नता तथा वर्षा का वितरण है। स्थल रूप, मिट्टी की उर्वरता, जलवायु, सिंचाई तथा यातायात की सुविधाएं इत्यादि ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। उसके बाद आप जनसंख्या के विषय में जितना कुछ पढ़े हुए हैं ना बुक में, सारा पॉइंट उसमें नोट कर देना है, कम से कम 1.5-2 पन्ना तक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हमने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में जो मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न था हमने बता दिए हैं। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप आराम से खाना पीना खा कर थोड़ा रेस्ट करके जाएंगे और मन से लिखेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, बिल्कुल भी ऐसा, और नहीं तो कहीं कट मारना है। अगर आप ये 2-3 बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपका रिजल्ट और बेहतर होगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ है। आप मन से तैयारी किए हैं तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। देखिए आपके लिखने पर ही निर्भर करता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।